इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज उपस्थित हूं आपके सामने में आरती और मैं हूं रजनीश। और साथियों विषय लेकर आए हैं कैसा जिसमें आपकी रुचि जरूर होगी। जी हाँ, क्योंकि आपके उपयोग की चीज है। आप हमारे किसान मित्र जो खेती बाड़ी करते हैं, इस विषय को सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा और इसको आप जरूर इससे बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। तो विषय बता देते हैं आपको। सबसे पहले आज हमारा विषय है सदाबहार फल वृक्षों का आप किस तरह से रोपण कर सकते हैं और उसकी देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। और रजनीश हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके विषय में भी हम बात करते हैं। जी, देखिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा विषय पे बात करूं कि जो सदाबहार फल है वो अपने आप में, देखिए फल हमारे आहार का एक विशेष अंग होता है और जो फल हमें हमेशा चाहिए होते हैं ताकि हम पौष्टिक रूप से स्वस्थ रहें, हमारा जो आहार है वो संतुलित रहे। और मुझे लगता है कि फलों के बिना आहार कभी संतुलित नहीं होता। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर RM शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद जी। तो साथियों, और ये कार्यक्रम आप जानते हैं फोन इन कार्यक्रम होता है, तो आप इसमें बिल्कुल शिरकत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि आप इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न हो आपके मन में सदाबहार फल वृक्षों का रोपण या देखभाल के विषय में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर आप नोट कर लें। 01 दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद आप नंबर नोट करें 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर RM शर्मा जी से, राधा मोहन शर्मा जी से आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे कॉलर जुड़ना शुरू होते हैं, हमारे मन में भी इस विषय को लेकर काफी कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, सदाबहार फल वृक्षों की जब हम बात करते हैं तो इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे हम? सदाबहार फल वृक्ष क्या होते हैं? देखिए, फल 3 तरह के होते हैं। एक तो वो फल होते हैं जिनके सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं, उनको हम पर्णपाती बोलते हैं, विंटर डेसिडुअस भी उनको हम बोलते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम, लीची, चेरी, खुबानी। दूसरे फल वो होते हैं जिन पे हमेशा पत्ते लगे रहते हैं, वो जैसे आम, लीची, अमरूद, ये फल होते हैं जिनको हम सदाबहार फल वृक्ष बोलते हैं। और तीसरी जो श्रेणी है वो समर डेसिडुअस की, जिनके पत्ते गर्मियों में झड़ते हैं, जैसे बेर है जी। तो ये 3 तरह की जो श्रेणियां हैं फलों में, जिनके बेस पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सदाबहार फल वृक्ष जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, तो उसमें वो सारे फल वृक्ष हैं जिनके पत्ते झड़ते नहीं हैं। फल तो सीजन पे ही आता है, लेकिन उनके पत्ते नहीं गिरते। वो गिरते भी हैं तो नए आते रहते हैं और पुराने गिरते रहते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और डॉक्टर साहब, जब हम बात रोपण की कर रहे हैं तो क्या ये समय इस वक्त जो है कि सर्दियां लगभग चली गई हैं, गर्मियों का ही शुरुआत हो चुकी है और माह चल रहा है मार्च का, मिड का, तो ये उपयुक्त समय है क्या इसके रोपण के लिए? हाँ, देखिए, जो सदाबहार फल वृक्ष हैं उनको वर्ष में हम 2 बार लगा सकते हैं जी। एक समय हमारा बसंत ऋतु जो होती है फरवरी मार्च के महीने में, और एक हम लगा सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। जुलाई अगस्त रोपण इसलिए अच्छा माना जाता है कि उस वक्त बारिश होती रहती है, जमीन में पर्याप्त नमी रहती है, तापमान भी मध्यम रहता है, तो पौधों की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है। फरवरी और मार्च के रोपण में आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हो और आपको उनकी जो देखभाल है वो भी बहुत ही सघन तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि मई जून में जब आप मार्च में पौधे लगा देते हैं तो दिन ब दिन तापमान बढ़ता है जून तक, जब तक बारिश नहीं होगी। तो अगर आप 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए या आप उसमें पानी नहीं दे पाए तो वहां मृत्यु दर पौधों की बढ़ सकती है। अन्यथा अगर आप सिंचाई के साधन आपके पास अच्छे हैं तो फरवरी मार्च में भी आप नए बागों का रोपण कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, ये समय मुझे लगता है वो समय है कि जब जून जुलाई में अगर हमें लगाना है तो उसके लिए तैयारी कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा समझना ठीक रहेगा, और जो हम लगा चुके हैं उनकी किस तरह से देखभाल करें, ये चीज समझना ठीक रहेगा। ये वो समय है। देखिए, जो हमारे किसान भाई बाग नहीं लगा पाए जी, वो प्लान कर रहे हैं कि उनकी योजना है कि हम जुलाई और अगस्त में रोपण करेंगे, तो उसके लिए उनको मई के लास्ट वीक या जून के शुरुआत से तैयारी शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, इसलिए इसमें शुरुआती गलती कोई नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने सस्ता पौधा देख के कहीं लगा लिया, या आपने गड्ढा नहीं किया, आपने वैसे ही 6 इंच खोद के लगा दिया, तो क्या होगा, उसका 10 साल उसको बढ़ने में लग जाएंगे, उसकी वृद्धि ठीक नहीं होगी, उसका उत्पादन ठीक नहीं होगा। तो इसलिए प्लानिंग जो योजना इसकी है उसको योजनाबद्ध तरीके से ही आप लगाएं
कि कब पौधे लेने हैं, कैसे तैयारी करनी है, कब गड्ढा खोदना है, कितना खोदना है, क्या मिलाना है, तो बहुत सारी बातें उसमें। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले क्योंकि किसी भी पौधे का जमाव होता है मिट्टी में, तो किस तरह की मिट्टी रहे और उसमें हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में? सबसे पहली बात यही है कि जहां आप बाग लगा रहे हैं उसकी मृदा किस तरह की है, उसका परीक्षण होता है। हमारे पूसा संस्थान में मृदा विज्ञान जो संभाग है वो बड़े किसानों के लिए बड़े नॉमिनल रेट्स पे वो मिट्टी की जांच भी करता है, पानी की जांच भी करता है। तो मिट्टी में 2-3 चीजें देखना आवश्यक होता है कि एक तो मृदा का पीएच मान कितना है, क्योंकि खाद्य तत्वों की उपलब्धता जो है पीएच मान पर निर्भर करती है। तो वहां का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच में अगर है तो वो उत्तम माना जाता है। वो सारे फल वृक्ष आप वहां लगा सकते हैं। ज्यादा पीएच है तो फिर उसमें दूसरे फल लगेंगे, और ज्यादा कम पीएच है तो उसमें जैसे कम पीएच पे हम चाय लगाते हैं, या फिर जो है कुछ ऐसे एसिड फ्रूट्स हैं, ब्लूबेरी वगैरह है, उनको लगाते हैं। मध्यम पीएच 5.5 से 6.5 का है तो आप उसमें कोई क्रॉप लगा। ज्यादा पीएच है तो आप उसमें फिर खजूर लगाएंगे, या फिर उसमें कटहल लगाएंगे, शरीफा लगाएंगे। तो एक तो यह है कि मृदा का पीएच मान ठीक होना चाहिए। दूसरा, मृदा की जो गहराई है वो बहुत आवश्यक है। जी। क्योंकि नीचे ऐसा नहीं, कंकड़ पत्थर की अगर लेयर है तो आपके पौधे की जो वृद्धि है वो सामान्य नहीं होगी और पौधा आपका छोटा रह जाएगा। और तीसरी बात, वाटर लॉगिंग, कि मृदा के में जो पानी का जो लेवल है वो कभी भी बरसात में भी 2.5 मीटर से ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब उसकी जड़ें जो है पानी में न डूब जाएं, क्योंकि बरसात में अगर 2 महीने पानी भरा रहा और उसकी जड़ें डूबी रही तो मरने का खतरा रहता है। तो ये 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं जब हम मिट्टी के परीक्षण की बात करेंगे। बाकी खाद्य तत्व तो हम मिला सकते हैं, अगर मृदा हमारी उसमें कम है तो हम एक्स्ट्रा मिला सकते हैं, या गोबर की मात्रा लगाते वक्त हम मिला देंगे, कुछ फर्टिलाइजर और भी दे सकते हैं। तो अगर डाइट की कमी है तो डाइट तो उसको दी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे जो तत्व हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता उन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरी चीज आती है पानी। पानी में लवणता नहीं होनी चाहिए। अगर पानी में आपके नमक है तो वो मिट्टी की लवणता से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मिट्टी को तो आप परिवर्तित कर सकते हैं कि आपने गड्ढा खोदा, उसमें गोबर की मात्रा ज्यादा मिला दी, कहीं बाहर से मिट्टी लाके मिला दी, तो वो आप एयर कंडीशन बना सकते हैं। लेकिन पानी जो है, क्योंकि जीवन भर उसी पानी से सिंचाई होनी है, तो अगर उसमें लवणता है, उसमें नमक है, तो वहां अमरूद, नींबू बरकी फल, स्ट्रॉबेरी, इन फलों को आप वहां पैदा नहीं कर सकते। और बहुत बार आपने देखा भी होगा कि आम के पत्ते किनारे से जलने लगते हैं और वो धीमे धीमे मर जाते हैं। तो वही वजह है कि उसमें क्लोराइड जो है, नमक है, वो पानी जो है उस पौधे को मारता है, खास करके जो संवेदनशील फसलें हैं उनके लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके लिए पानी की भी जांच होती है। सॉइल टेस्ट तो हमें पता है कि उसका कार्ड भी बनता है, टेस्ट भी होता है। पानी की भी जांच होती है। हमारे यहाँ वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर भी है पूसा संस्थान में, और सॉइल साइंस में भी आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत किसानों के लिए सारी सुविधाएं बड़े नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक बात और कि जैसे आपने बताया, तो जगह का चुनाव भी कुछ महत्व रखता है कि किस तरह के जगह पे अगर हमने बाग लगाने हैं, 100-200 पेड़ लगाने हैं अगर किसी किसान भाई को, तो किस तरह से वो जगह का चुनाव करे? हाँ, ये बात खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पहाड़ी फलों के लिए, क्योंकि अगर आपके फल जल्दी खराब हो रहे हैं तो आपके पास ऐसी जगह आप बाग लगाएं। मतलब अगर ऐसी जमीन है जो बिल्कुल रोड के किनारे, वहां पे आप कोई भी फसल लगा सकते हैं। आप फालसा भी लगा लेंगे, आप आड़ू भी लगा लेंगे, क्योंकि उनकी भंडारण, स्ट्रॉबेरी लगा लेंगे तो आपने तोड़ा और तुरंत मंडी पहुंचा दिया। पहाड़ों पे एक समस्या रहती है कि आप बहुत दूर दराज में हैं, वहां कोई रोड नहीं, तो वहां पे हम अखरोट हो गया, बादाम हो गया। आपको ऐसे फल को चुनाव करना है। सदाबहार में हम बेल जैसे लगा सकते हैं। बेल का भी अच्छा दिल्ली में प्राइस रहता है, 80 रुपए किलो के आसपास रहता है बेल का, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो ये ऐसे फल हैं कि जिनकी भंडारण क्षमता बहुत है कि आप आम तोड़ के भी 10-15 दिन रखे रहेंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो साइट की आप बात कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट, हम कहाँ लगाएं, उसके लिए आवश्यक है कि जैसी साइट और उसी तरह के फल का आप चुनाव करेंगे तो आपको मुनाफा होगा। ये सदाबहार, जब फल वृक्ष की हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर किन किन क्षेत्रों में इन्हें लगाया जाता है? कौन कौन से प्रदेश या क्षेत्र हैं? इसमें सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र को अगर आप छोड़ दें जी, तो बाकी सारे भारत में हम इसको लगाते हैं। हाँ, तमिलनाडु में क्या है कि बरसात थोड़ी लेट होती है, तो जैसे अपने जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो उनके अक्टूबर नवंबर में रोपण होता है। बाकी जुलाई अगस्त का महीना जो सदाबहार फल वृक्षों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, और भारत में कहीं भी आप पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के उनका रोपण जुलाई और अगस्त में कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, पूछ लेते हैं कि आप जानना चाह रहे हो। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना और क्या प्रश्न है आपका? मैं हरियाणा के जिला मेवात के ग्राम चाहलके से जय किशन बात कर रहा हूँ मैडम। जी, जय किशन जी, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से जी, मैं जैसे 10-20 पौधे आम का लगाना चाहता हूँ जी, उसकी क्या दूरी रखनी चाहिए और कौन से समय में लगाना चाहिए, और
के पौधे कहाँ से लाऊं, मेरे लिए बताओ डॉक्टर साहब। तो बहुत अच्छी बात आपने बड़ी जो है व्यवहारिक बात कही है। देखिए, हमारे संस्थान ने बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं। पुरानी जो प्रजातियां दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये 1 साल फल देती हैं, 1 साल फल नहीं देती। लेकिन अगर आप पूसा संस्थान से आम के पौधे लेते हैं तो हमारी आम्रपाली, मल्लिका, पूसा शिष्टा, पूसा लालिमा, पूसा सूर्या, पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा तो आपकी जाके अगस्त के लास्ट में टूटती है, तो बहुत लेट टूटती है। तो ये जो प्रजातियां अगर आप इनको लगाते हैं तो आपको हर साल फल मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता वाले फल आपको मिलेंगे। ये जो है भारत सरकार से भी इनको विमोचित किया जा चुका है और इन प्रजातियों को 6 मीटर बाई 6 मीटर पे आप लगा सकते हैं। और जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो सबसे उत्तम है और सितंबर तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसकी तैयारी जो है आप जून से अवश्य आरंभ कर दें, ताकि जो है आपका पौधा सही पद्धति से लगे और आने वाले 3 साल के अंदर अंदर वो आपको उपज देना शुरू कर दे। जी, और आप इस कार्यक्रम को लगातार सुनते रहिएगा, क्योंकि अभी हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप हल्की फुल्की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे समय आएगा नजदीक में और विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या आपको तैयारियों में करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि रोपण की हम बात करते हैं, वृक्षारोपण जब हम कर रहे हैं तो कितना समय लगता है उस वृक्ष से फल आने में? कितना किसान अगर अमूमन इंतजार करे तो कितना लगभग उसे समय लगेगा? देखिए, जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं ज्यादातर या तो उनको हम गोटी से करते हैं या ग्राफ्टिंग से करते हैं जी। बीज वाला पौधा आप न लगाएं, क्योंकि अगर आप जंगलात के पौधे लगा रहे हैं, फॉरेस्ट्री के प्लांट लगा रहे हैं, फिर ठीक है बीज वाला चलेगा। लेकिन इसीलिए कहता हूं कि जब आप खरीदेंगे पौधा तो या तो कोई ना कोई प्रमाणित नर्सरी हो या सरकारी नर्सरी हो, क्योंकि हमारे जो पूसा संस्थान है हम लोग हजारों पौधे बनाते हैं, उसमें से अगर हमारे मान लो 500 पौधे सक्सेस होते हैं, सफलता मिलती है ग्राफ्टिंग, तो हम उन्हीं पौधों को देते हैं, बाकी पौधों को हम नहीं देते। इसलिए जो भी स्रोत हो विश्वसनीय हो। सबसे आवश्यक बात यह है कि जो प्रजाति आप मांग रहे हैं वही प्रजाति आपको मिले। अगर मैं आम की बात करूं तो आम जो है दूसरे साल में फूल आ जाता है जी। अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट ले रहे हैं, और लेकिन कम से कम हम 3 साल तक उसको अवॉइड करते हैं कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो जो है प्रॉपर तरीके से बन जाए ताकि वो लंबे समय तक फल दे सके। तो ये चीज बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक बात और, जैसे आपने आम की बात की, जैसे अमरूद भी बड़ा प्रचलित, बहुत लोग खाते हैं और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, खासतौर से डायबिटीज वगैरह में। तो अमरूद के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और किस तरह की किस्में लगानी चाहिए, इस बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, अमरूद की जो पुरानी किस्मों की अगर हम बात करेंगे तो अलावा सफेदा, लखनऊ 49, ये बड़ी पूरे देश में ये फसलें होती हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों ने अपनी अलग अलग प्रजातियां बनाई हैं। पंतनगर ने पंत प्रभात बनाई, हरियाणा एग्रीकल्चर हिसार ने हिसार सुरखा, हिसार सफेदा बनाई, पंजाब वालों ने पंजाब पिंक बनाई। तो हमारे संस्थान से 2 बहुत अच्छी प्रजातियां, एक लाल गूदे की पूसा आरुषि और एक प्रजाति सफेद गूदे की और जो विकसित हुई है यहाँ से। तो इन दोनों प्रजातियों को अगर आप लगाते हैं तो ये दोनों ही प्रजातियां खाने में बहुत अच्छी हैं और साथ में इनका बीज जो है वो बड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि बीज रहे तो अमरूद नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि बीज से उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है वो उसका बीज है, लेकिन बीज सॉफ्ट होना आवश्यक। कम बीज हो और मुलायम बीज हो, लेकिन बीज होने जरूर चाहिए। तो दोनों ही प्रजातियां जो हमारी हैं, आप हमारे किसान भाई हमारे संस्थान से ले सकते हैं, या हम लोगों ने उसकी लाइसेंसिंग भी कर रखी है कुछ प्राइवेट नर्सरीज के साथ भी, तो वहां से भी जाके अपना बल्क में पौधे खरीद सकते हैं और उनको अपने क्षेत्र के अनुसार वो लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो जी, नमस्कार सर। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा, दिल्ली से। जी राजेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। पहले तो आप तीनों साहिबान को तहे दिल से नमस्कार और आभार। जी नमस्कार जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आम के अलावा आप नाशपाती और सेब को भी सदाबहार फल में इनका शुमार करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आम और सेब और नाशपाती को लोग छिलके भी खाते हैं, वो कुछ लोग बगैर छिले भी खाते हैं। ज्यादा बेहतर कौन सा तरीका रहता है, बगैर छिले या छिलके खाना चाहिए इनको? देखिए, ये बताएं, बड़ी मेहरबानी। सेब और नाशपाती कभी छील के नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सेव में खास करके एंथोसायनिन होता है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि आपका खाना कलर्ड होना चाहिए, आपकी थाली में अलग अलग तरह के रंग होने चाहिए, तो आप उन दोनों को खाएं। और आम को तो बेसिकली हम उसका पल्प खाते हैं, मध्य फल वित्ती जिसको हम बोलते हैं, वो खाते हैं। दूसरा आपने जो प्रश्न किया कि उनको हम जो है सदाबहार फल वृक्ष कह सकते हैं कि नहीं। देखिए, नाशपाती में 2 तरह की प्रजातियां हैं। एक तो वो जो पहाड़ों पे होती हैं जिन्हें ज्यादा ठंड चाहिए, एक वो होती हैं जो प्लेन्स में होती हैं इन्हें कम ठंड चाहिए। तो कम ठंड में जैसे पंजाब, अगर नाशपाती की हम बात करें तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक नाशपाती पैदा करता है, लेकिन उनकी प्रजातियां वो हैं जिनको कम ठंड चाहिए।
पंजाब गोल्ड जो प्रजातियां हैं, पत्थरनाक है, या बहुत सारी और सॉफ्ट पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने विकसित की हैं, आप उनको लगा सकते हैं, लेकिन उनके पत्ते भी सर्दियों में जरूर झड़ते हैं। ठीक है। सेब की एक नई प्रजाति आई है जिसको अभी आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि उनको पद्मश्री भी दिया गया है। एक हिमाचल के किसान थे हरमन शर्मा जी, तो उनकी एक प्रजाति आई है, वो गर्म इलाके में होती है, लेकिन पत्ते उसके भी झड़ते हैं, लेकिन आम के पत्ते उस तरह से नहीं झड़ते हैं। तो वो उनकी प्रजातियों में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन वो है बेसिकली पर्णपाती फल ही, उनको आप एवरग्रीन फल नहीं कह सकते। जी। और डॉक्टर साहब एक और कॉलर लेते हैं, उसके बाद बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे सभी श्रोताओं से शेयर करने के लिए हमारे पास है। फिलहाल इनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे 3 सवाल है। एक तो जैसे हम किचन गार्डन में है, इस शहर में तो जगह की बहुत कमी, कच्ची भी है नहीं, हम अपने घरों में किचन गार्डन यूज करते हैं, तो हमें ये एक कौन सी वैरायटी चाहिए हम की जो हम गमले में लगाएं और वो ठीक ठाक बन भी जाए। और दूसरा एक पूछना चाहिए, हम लोग बता सकते हैं ये बनाना, जो लोग काफी लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में पौधे तो लगाते हैं शौकिया तौर पे, पर उनमें बड़े पेड़ छोटे गमले में लगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाजार से खरीदते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। कहते हैं कि 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के पौधे वो लोग सेल करते हैं, पर अपने घर में हम यूज करें, अपने पास रखें, बनाएं। और इसकी जापान में तो बहुत लोगों के सारे ही ये लोग की विधि जानते हैं। और दिल्ली शहर में क्या नारियल का पेड़ हो सकता है? धन्यवाद, इसके बारे में बताएं। और एक साथ में सवाल ये भी है, इतना बड़ा अमरूद थाईलैंड से आ रहा है, क्या हमारे में ऐसे बड़े अमरूद की वैरायटी तैयार हुई है कि नहीं? हाँ, अब मैं एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देता हूँ कि कोकोनट दिल्ली में नहीं लगा सकते। ये जो है ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है, ये जहाँ पे नमी हमेशा पूरे साल में रहती है और न ज्यादा ठंड हो न ज्यादा गर्मी हो, वहीं पे होता है। ठीक है। अच्छा, अमरूद की आपने बात की, जो थाई अमरूद की आप बात कर रहे हैं, ये रायपुर में एक प्राइवेट नर्सरी है, बहुत सारे बाहर से आयातित है, और इस अमरूद को अगर आप घर में रखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि अमरूद है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई उसमें एरोमा नहीं आती। ठीक है ना। तो इसका प्रयोग करके हमारे संस्थान ने कुछ प्रजातियां विकसित की हैं, क्योंकि थाई अमरूद सिर्फ जो है फलों की सलाद में शादियों में चलता, वरना उसको कोई नहीं खाना चाहता, क्योंकि उसमें ना कोई खुशबू होती है न कोई अरोमा होती। ठीक है। अब आपने बात की आम की प्रजाति की कि हम गमले में लगा सकते हैं। देखिए, आम जो है एक बहुवर्षीय फल है, और इसको आप बड़े से ड्रम जैसे गमले में लगाएंगे तब भी आपका आप 4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मिट्टी का जो वातावरण है वहाँ थोड़ा छोटा एनवायरमेंट है, और वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो इसलिए उसको कर पाना असंभव है। दूसरा, हमारे जो पानी में नमक है, बार बार हम अगर पॉट में लगा के वही पानी देते हैं तो वही इतना साल्ट जमा हो जाता है पौधे उसमें, जिससे पौधे मर जाते हैं। और चौथा प्रश्न जो आपने प्रोपेगेशन का पूछा कि हम पौधे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। कभी आप हमारे संस्थान आ जाएं, हम आपको करके दिखाते हैं, और आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। 2-4 बार करेंगे आपको आ जाएगा। तो बडिंग ग्राफ्टिंग करना कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर RM शर्मा जी, कि किस तरह से आप सदाबहार जो फल वृक्ष हैं उनका रोपण कर सकते हैं, किस तरह से देखभाल भी जो है वो आप कर सकते हैं। साथियों, एक जानकारी आपके साथ और साझा करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में जो है, इसने 2 दिवसीय जैविक खेती के ऊपर कार्यशाला उसका आयोजन किया था, और बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन ये बातें हम अपने तक नहीं रखेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो यहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा जी, उन्होंने इस जो 2 दिवसीय कार्यशाला थी उसके संबंध में क्या कुछ कहा, प्राकृतिक खेती के संबंध में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाइयों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो गाजियाबाद में स्थित है, उसके 5 रीजनल सेंटर्स हैं पूरे देश में। एक तो हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है जो 5-6 स्टेट्स को देखता है, नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स को। एक रीजनल सेंटर हमारा नागपुर में है जो मध्य भारत को पूरा देखता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये सब एरियाज को देखता है। इसी तरह से हमारा जो साउदर्न सेंटर है, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, जो बेंगलोर में स्थित है, वो हमारा पूरा साउथ के स्टेट्स को देखता है और यूनियन टेरिटरीज को। इसी तरह से हमारा ईस्टर्न साइड में रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग भुवनेश्वर है, जो हमारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार और झारखंड, बिहार, इन सब रीजन्स को देखता है, स्टेट्स को देखता है। और एक इम्फाल में सेंटर है हमारा जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखता है। तो ये सारे सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि किसान भाइयों को अगर लोकल लेवल पर स्टेट में उनको कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करनी है तो वो वहाँ पर उन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम के लिए
जहां पर भी उनको दिक्कत हो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए पोर्टल में, वो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम से जुड़ने के लिए किसान भाई इन सेंटर्स में संपर्क कर सकते हैं। आज का जो ये 2 दिवसीय हमारा यहाँ नेशनल सेमिनार है, इस तरह के हमारे रीजनल सेमिनार भी होते हैं, इन सभी रीजनल सेंटर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। ये हम एक नेशनल लेवल पर यहाँ हेडक्वार्टर गाजियाबाद में सेमिनार कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश से जितने भी हमारे रीजनल सेंटर हैं, जब इनके यहाँ से 10-10 किसान चैंपियन फार्मर्स सारे स्टेट से 2-2 को नॉमिनेट करके इन्होंने भेजा है यहाँ पर, चुन के जो किसानों को यहाँ, जिनको हम चैंपियन फार्मर्स कहते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स कहते हैं, जिन्होंने 5 से 10 साल तक जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाया है और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने की हैं, मार्केटिंग में, सर्टिफिकेशन में, ब्रांडिंग में, उन किसान भाइयों को हमने यहाँ बुलाया है। उनको हम यहाँ फेलिसिटेट भी करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और उनके विचारों को भी हम यहाँ सुनेंगे 2 दिन के सेमिनार में। साथ ही साथ हम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट, आत्मा जो एजेंसीज हैं उनके जो ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर्स, साथ ही साथ हमारे FPOs और हमारे जो इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक इनपुट इंडस्ट्री है, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और साथ ही साथ हमारी जो सर्टिफिकेशन की रीजनल काउंसिल्स हैं 70 के 70, वो आज हमारे साथ यहाँ सेमिनार के में मंच में सब इकट्ठा होके, एकत्रित होके एक दूसरे के साथ म्यूचुअल नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, ताकि आगे फ्यूचर में पूरे देश में डिसेमिनेट हो एक मैसेज कि हमें जैविक खेती को अपनाना है, हमें अपनी मृदा को स्वस्थ करना है, हमारे अपनी गाय माता को हमने सिंजो के रखना है, ऐसे ही उनको फ्री नहीं छोड़ देना है, वो भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। साथ ही साथ हमें किस तरह से सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही हैं, चाहे वो परंपरागत कृषि विकास योजना है, चाहे वो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, अभी लेटेस्ट जो मिशन नेचुरल फार्मिंग इतना बड़ा चलाया जा रहा है, मैं सभी किसान भाइयों से आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लस्टर्स में अपने आप को जोड़ें, लोकल कृषि अधिकारी के संपर्क में रहें, आत्मा एजेंसीज के साथ में मिलके जो BTM, ATM जो लोकल लेवल पर होते हैं, विलेज स्तर पर, उनसे मिलके उनको कहें कि हम मिशन नेचुरल फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, और क्लस्टर में, एक क्लस्टर में 100 से 120 तक किसान जुड़ सकते हैं गांव के स्तर पर, और उनको ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशियली भारत सरकार इस मिशन नेचुरल फार्मिंग में करवाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी। साथ ही साथ चुने गए कुछ किसानों को, उनमें से जो 50 किसान 1 साल के बाद जो पूरा हाँ कर लेंगे और समझ लेंगे कि वैज्ञानिक आधार पर जो प्राकृतिक खेती है कैसे की जा सकती है अच्छे से, तो तब उनसे 1-1 एकड़, 2-2 एकड़ जो वो जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा अपनी ज़मीन का, वो देंगे और वो क्लस्टर में जुड़ेंगे, और उनका सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की भी प्रक्रिया को देखा जाएगा, और उनको मार्केट से जोड़ा जाएगा, और लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल लेवल पर भी किस तरह से किसान भाई अपना जो उत्पाद है वो बेच पाएँ, उनको अच्छे दाम मिल पाएँ, इस तरह से इस मिशन नेचुरल फार्मिंग को देखा गया है। और इसका सबसे जो मेन एम है इस वक्त भारत सरकार का मिशन नेचुरल फार्मिंग का, कि बाहर से जो बाजार से सीड, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसके ऊपर किसान भाइयों को निर्भर ना रहना पड़े, वो आत्मनिर्भर बने और अपने ही खेत में ऑर्गेनिक इनपुट्स को तैयार करें, चाहे वो जीवामृत हो, बीजामृत हो, या और भी कोई वर्मी कंपोस्ट वो कुछ बनाना लगाना चाहते हैं, कैसे अपनी लागत को कम करें और अच्छा मुनाफा पा पाएं। तो इस तरह से इस मिशन नेचुरल फार्मिंग का रखा गया है। और ये सेमिनार से हम आशा करते हैं कि 2 दिन में जितने भी मंच यहाँ साझा कर रहे हैं, हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग एजेंसियाँ हैं, चाहे वो अपेडा है, FSSAI है, चाहे हमारे NCOL है, मार्केटिंग की जो इतनी बड़ी एजेंसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने खड़ी की है, ये सब मिलके, और जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं उनकी जो रिसर्च लेके, सब एक सुर में यहाँ बात करके हम एक अच्छी सी जो फ्रेमवर्क निकालें, और एक बड़ा ट्रेनिंग मैनुअल भी हम इसमें पब्लिश कर रहे हैं, ताकि देश में सभी किसान भाइयों को ये ट्रेनिंग मैनुअल उपलब्ध हो अलग अलग लैंग्वेज में, और सब किसान भाई इसको आसानी से समझ पाएँ और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती और प्रमाणीकरण के सिस्टम को अपना पाएँ और अच्छी मार्केट ले पाएँ। सेफ फूड फॉर हेल्दी लाइफ जो आज का हमारा विषय है, उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज खाना जो है, रिसर्च आप देखेंगे कि हमारे खाने में ये पाया गया है रिसर्च के द्वारा कि उसके अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है, और साथ ही साथ उसमें पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव्स की भरपूर मात्रा पाई जा रही है, टेस्टिंग के द्वारा पता चला है। तो अब हमें अलग अलग बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे पास अनाज बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ें, फ्रूट्स बहुत अवेलेबल हैं, परंतु हमें अनाज को, फ्रूट्स को खाते हुए हम कच्चा नहीं खा सकते सीधा मार्केट से लेके, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स,
और प्रिजर्वेटिव्स बहुत रहते हैं, जिससे हमारा खतरा बना रहता है कि हमें हैवी मेटल्स या टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अगर हम अपनाते हैं तो हम केमिकल्स के जो एक्सपोजर है उसमें कमी आएगी, हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, बैलेंस न्यूट्रिशन भी हमारे जो बीज निकल के आएंगे उसमें होगा। अगर हम 6 चपाती खाएं उससे भी हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अगर हम जैविक और प्राकृतिक या मिलेट्स जो हैं हमारे 1 या 2 भी खाएं, कम भी खाएं, उससे भी हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाए, सारे विटामिन्स मिनरल्स भरपूर हों हमारे फलों में, सब्जियों में, ये हमारी मंशा है सेफ फूड और हेल्दी लाइफ कहने की। और सर्टिफिकेशन तो इसमें सबसे जरूरी है। तो साथियों, अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह से बताया है डॉक्टर गगनेश शर्मा जी ने, जो निदेशक हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक केंद्र गाजियाबाद में, कि किस तरह से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कितनी ज्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है अगर हमें केमिकल फ्री लाइफ को जीना है, सेफ फूड फॉर हेल्दी लाइफ, इस चीज को अपनाना है। तो इसके लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे किसान मित्रों आपको बढ़ना ही होगा। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करें सदाबहार फल वृक्षों का रोपण और देखभाल, इस विषय पर बात कर रहे थे। समय लगभग हमारा बस बहुत कम है। इसमें हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर प्रजातियां जो हैं इसकी हमें हमारे किसान मित्रों को चुननी हो तो कौन कौन सी प्रजातियां इसमें सम्मिलित होती हैं? हाँ, देखिए, अगर हम नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो पूसा कागजी नींबू की पूसा उदित, पूसा अभिनव प्रजाति है। मौसम मीठी नारंगी की पूसा शरद, पूसा राउंड वो ले सकते हैं हमारे संस्थान से। और एक हमारे यहाँ से पूसा अरुण, एक बीज रहित पोमेलो भी विकसित किया गया है। 2 आम के मूलवृंत विकसित किए गए हैं जो हाई डेंसिटी सघन बागवानी के लिए जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। आम की हमारी 10 प्रजातियां हैं, मल्लिका, आम्रपाली जो तो पुरानी है, उसके अलावा पूसा सूर्या, पूसा लालिमा, श्रेष्ठा, पीताम्बर, अरुणिमा, दीपशिखा, ये प्रजातियां हैं। अमरूद की मैंने आपको बताई पूसा आरुषि बहुत अच्छी प्रजाति है। तो इस तरह से हम जिन फलों पर काम कर रहे हैं और वो प्रजातियां बिल्कुल हमारे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी अगर वो वैज्ञानिक पद्धति से बाग लगाते हैं। तो ये मेरा कहना है सभी किसान भाइयों को कि पौधे की उम्र, उसकी प्रजाति जो आपके क्षेत्र के लिए है और तो वो जो भी विश्वसनीय नर्सरी उनके आसपास है वहीं से खरीदें। कोई भी पौधा इस तरह से प्राइवेट ना खरीदें। अगर प्राइवेट हो तो नर्सरी कम से कम प्रमाणित होनी चाहिए ताकि कोई आपके साथ चीट ना कर सके। जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि विश्वसनीय स्रोत से आप खरीदें, बीज जो भी खरीद रहे हैं, नर्सरी जो खरीद रहे हैं आप, वो वहां से खरीदें और उसके बाद ही रोपण करें। डॉक्टर साहब, कम समय में आपने काफी कुछ बताया, इसका जरूर हमारे किसान में तो पूरा फायदा लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, जो प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। और उम्मीद है आज के सदाबहार फल वृक्षों से आप अपनी बागवानी को बहुत अच्छी उन्नत दिशा देंगे। जो भी विषय आज यहाँ पर प्रसारित हुआ, जो भी बातें हुई, उनका पूरा फायदा लेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।